सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल ड्रग अब्यूजिंग और ट्रैफिकिंग से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। गोवा में होने वाली पार्टियों में नशीले पदार्थों के सेवन की घटना जांच एजेंसियों के संज्ञान में आई है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2010 से 19 के मध्य नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों के द्वारा नशीली दवाओं के इस्तेमाल की बात सामने आई है। वैश्विक स्तर पर 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित पाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर ड्रग समस्या खतरनाक स्तर पर बढ़ रही है, विशेषकर 30 वर्ष से कम आयु के वयस्कों में। 2019 में एम्स के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ड्रग के रूप में अल्कोहल का प्रयोग अधिक होता है। वर्ष 2018 में आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार तकरीबन 5 करोड़ भारतीयों के द्वारा भांग और अफीम का उपयोग किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8.5 लाख लोग ड्रग्स इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य नशे के मामले में 50% से अधिक की भागीदारी रखते हैं। बच्चों में सर्वाधिक शराब के सेवन का प्रतिशत पंजाब में पाया गया है तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का स्थान है। बात करते हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के क्या कारण हैं। तीव्र आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों जैसे नगरीकरण और आधुनिकीकरण ने सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि की है। युवाओं में बेरोजगारी, अकेलापन, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण जैसे फिल्मों द्वारा नशे की संस्कृति को बढ़ावा देना, सामाजिक स्वीकृति दिलाने में सहायक नशे के सेवन का रुझान बढ़ रहा है। अप्रभावी पुलिसिंग, तकनीकी का बढ़ता दायरा, अप्रभावी नियंत्रण और ड्रग की सरलता से उपलब्धता भी युवाओं में नशे को बढ़ावा दे रही है। देखते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति के द्वारा मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ के उत्पादन जैसे बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण और उपभोग को प्रतिबंधित करता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और साथ ही यह भारत के बाहर निवास करने वाले सभी भारतीय नागरिकों एवं भारत में पंजीकृत जहाजों तथा विमानों पर मौजूद सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। साल 1988, 2001 और वर्ष 2014 में 3 बार इस कानून में संशोधन किया जा चुका है। इस अधिनियम की धारा 20 में ड्रग्स का उत्पादन करने, इसको बनाने, रखने, बेचने, इसको खरीदने, दूसरी जगह भेजने, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात या निर्यात करने और इसका इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 20A के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित ड्रग्स की कम मात्रा पाई जाती है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। धारा 20B के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के पास कम मात्रा में अधिक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 64 के अंतर्गत उन व्यक्तियों को कानूनी रूप से छूट दी गई है जो नशीले पदार्थों पर निर्भर है। साथ ही धारा 71 के तहत ऐसे व्यक्तियों को उपचार की सुविधा प्रदान करने की अनुशंसा भी कानून में की गई है। इन अधिनियम के तहत पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों में अलग से नार्कोटिक्स विभाग भी होते हैं। बात करते हैं ड्रग्स नियंत्रण के लिए नियामक संस्थाओं की। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का सृजन मार्च 1986 में नार्कोटिक औषधियां एवं स्वापक पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत किया गया था। इसके कुछ कार्य हैं जैसे औषधि कानून के प्रवर्तन में सक्रिय विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय करना, राज्यों को उनके औषधि कानून प्रवर्तन के प्रयासों में सहायता करना, सूचना एकत्र करना और इसका आदान प्रदान करना, राष्ट्रीय औषधि प्रवर्तन सांख्यिकी तैयार करना, UNDCP, INCB, इंटरपोल, सीमा शुल्क समन्वय परिषद, RILO इत्यादि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क स्थापित करना है। देखते हैं नशीले पदार्थों के उपयोग में वृद्धि के क्या कारण हैं। ऑनलाइन बिक्री के साथ दवाओं तक पहुंच भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है और डार्क वेब पर प्रमुख दवा
बाजारों की कीमत अब लगभग $315 मिलियन सालाना हो गई है। एशियाई देश, मुख्य रूप से चीन और भारत, साल 2011 से 2020 के दौरान विश्लेषण किए गए हैं 19 प्रमुख डार्कनेट बाजारों में बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से जुड़े हुए हैं। यह आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो करेंसी भुगतान के उपयोग में वृद्धि से भी प्रेरित है, जो नियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर नहीं आ जाती है। विक्रेता अपने उत्पादों का विज्ञापन और विपणन अनुसंधान, रसायन या कस्टम सिंथेसिस के रूप में करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने का प्रयास करते हैं। देखते हैं भारत में अवैध ड्रग्स व्यापार मार्ग को। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों, पश्चिम में स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, और पूरब में स्वर्णिम त्रिभुज यानी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच अवस्थित है। देखते हैं अवैध व्यापार और आतंकवाद के मध्य क्या संबंध है। आतंकवादी अपने संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संगठित अपराधों का सहारा लेते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों का वितरण, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार आदि संगठित अपराधों के माध्यम से आतंकवादी धन एकत्र करते हैं। संगठित अपराधी और आतंकवादी दोनों प्रायः ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहां कम सरकारी नियंत्रण हो, कमजोर प्रशासनिक ढांचा और खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा मौजूद हो। आतंकवादी अपने सदस्यों को संगठित अपराध नेटवर्क का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करवा कर विभिन्न देशों में भेजते हैं। बदले में आतंकवादी अपने नियंत्रित क्षेत्रों में इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। संगठित अपराध संगठन और आतंकवादी संगठन कमजोर प्रशासन और कानून व्यवस्था का लाभ उठाकर फलते फूलते हैं। दोनों के बीच सहजीवी संबंध हैं और वे परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। हालांकि आपसी संबंध सामान्यतः विकासशील और कम विकसित देशों में ही देखने को मिलते हैं, न कि विकसित देशों में। अफगानिस्तान में तालिबान का वित्तपोषण अफीम और हेरोइन की तस्करी के द्वारा किया जाता रहा है, जिससे तालिबानियों ने आधुनिक हथियारों तक अपनी पहुंच बनाई है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स को नियंत्रित करने के प्रयासों की। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC के रूप में नामित किया गया था। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम यानी UNDCP द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग यानी CPCJD के संयोजन में की गई थी और यह ड्रग कंट्रोल एवं अपराध रोकथाम की दिशा में कार्य करता है। इससे संबंधित अन्य प्रयास प्रतिवर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। पहला, सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961, दूसरा कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971 और तीसरा कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988। भारत उपयुक्त तीनों का हस्ताक्षर करता है और इसे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPC अधिनियम 1985 भी लागू किया गया है। अब बात करते हैं सुझावों की। नशे की लत को व्यसन यानी चारित्रिक दोष के रूप में नहीं, एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। नशीली वस्तुओं के सेवन को सामाजिक कलंक बनाने के बजाय उसकी पीड़ा को समझकर उससे बाहर निकलने में उसकी सहायता करनी चाहिए। ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और निरंतर काउंसलिंग की और रिहैबिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था करनी चाहिए। संगठित अपराध के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए। नशे का व्यापार, अवैध हथियारों या मानव तस्करी आतंकवाद को पोषित करता है। विभिन्न राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है। साथ ही नागरिक समाज, NGO, धर्म गुरुओं की भूमिका समाज को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में मनोरोगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शिक्षा पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों की लत, इसके प्रभाव और नशा मुक्ति पर भी अध्याय शामिल होने चाहिए। उचित परामर्श एक अन्य विकल्प हो सकता है। सीमा पार से भारत में अवैध व्यापार के कारोबार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीमा पर कड़ी निगरानी, अवैध व्यापार को प्रबंधित करने वाले वित्त पोषण तंत्र पर नकेल कसने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।